चैप्टर 57 रोमांटिक रेन। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। आज रात कृति और तापस फाइनली एक दूसरे के सामने आए। हलतों ने बहुत कोशिश की ये एक दूसरे ना मिले, लेकिन कहते हैं ना जिनका मिलना लिखा होता है वो आखिर में मिल ही जाते हैं। यही हुआ था तापस और कृति की जिंदगी में भी। भले ही इनका मिलना दर्द और गम में हुआ, लेकिन ये दोनों मिलकर एक अलग खुशहाल जिंदगी बनाएंगे। शायद यही होता है सच्चा प्यार। वही सुनीता जी अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही थी जब से उन्हें पता चला था कि उनका बेटा हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। तब से सुमित्रा जी आंखों में अब सिर्फ बेचैनी थी, नींद ने तो जैसे उनसे मुंह ही मोड़ लिया था। सुनीता जी ने सोचते हुए मन ही मन कुछ फैसला किया। फिर उन्होंने अपने बगल में देखा जहां मिस्टर खन्ना गहरी नींद में तो रहे थे। सुनीता उठी और चुपके से अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। सुमित्रा जी ने थोड़ी दूर जाकर एक नंबर पर जाकर फोन मिलाया और दूसरी से तरफ से फोन आंसर होते ही सुनीता जी ने तुरंत कहा, तुम सब कुछ तैयार रखो, मैं सुबह होते ही अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। सुनीता जी ये भूल गई कि उनके पीछे वीणा खड़ी ये सब सुन रही है। वीणा ने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, बस आज रात फिर कल सुबह आप इस घर से हमेशा के लिए बाहर जी। एक बार आप बाहर चली गई तो इस घर को तोड़ना और आसान हो जाएगा मेरे लिए। फिर ये पूरा खन्ना एम्पायर मेरा। वीणा ये कहकर अपने कमरे में चली गई। वही समक्ष ने 2 मिनट वन्या को देखा, फिर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। वन्या ने भी अपने हाथ समक्ष की कमर पर लपेट लिए। समक्ष जानता था वन्या काफी परेशान है कृति को लेकर, लेकिन वो उसे और ज्यादा तनाव में नहीं देख सकता था। उसने फिर कहा, वन्या तुम घर चलकर थोड़ा आराम कर लो। वन्या ये सुन समक्ष से दूर हुई और कृति की कमरे की तरफ देखने लगी। समक्ष उसकी परेशानी समझ गया। उससे फिर कहा, वन्या कृति की फिक्र मत करो, उसके साथ अब तापस है, वो अब उसे संभाल लेगा। इस पर वन्या कहती है, पहले क्यों नहीं संभाला समक्ष तापस ने कृति को? पहले क्यों नहीं थे तापस कृति के पास? अगर वो सही वक्त पर हमें बताते हैं इस बारे में तो आज ये सब नहीं होता। ना तापस का एक्सीडेंट होता, ना कृति की ये हालत। समक्ष वन्या के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर कहता है, वन्या कुछ चीजें हमारे में बस में नहीं होती। हम लाख कह ले काश ऐसा होता तो ये नहीं होता, लेकिन जो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। जिसका मिलना जैसा होता है वैसा ही मिलते हैं वो दोनों, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दोनों हैं। ये सुन वन्या समक्ष की आंखों में देखने लगी। उसने फिर अपनी गहरी आवाज में समक्ष से पूछा, समक्ष अगर कल को यही हालत हमारे ऊपर आते हैं तो क्या हम भी यूं ही एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे? क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? ये सवाल सुन समक्ष की पकड़ वन्या पर ढीली हो गई। वो इस सवाल का क्या जवाब दे उसे भी नहीं पता था। समक्ष जिस दुनिया से जुड़ा हुआ था उस दुनिया में इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। शायद उसे वन्या को छोड़ना भी पड़े, लेकिन अब उसकी जिंदगी अधूरी है, उसकी किटन उसकी वन्या के बिना। वन्या को जब उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो एक बार फिर समक्ष के गले लग गई। उसकी आंखें गीली हो गई थी। समक्ष को भी अपने सीने पर वन्या के आंसू महसूस हुए। वो तब जाकर अपनी सोच से बाहर आया। उसने वन्या का हाथ कसकर पकड़ा और उससे हॉस्पिटल के बाहर लेकर जाने लगा। अस्पताल के बाहर उसे अर्पित, जीवन और निमित दिखे। निमित और जीवन अभी लौट थे हॉस्पिटल। वो 2 दिन से किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे। अर्पित ने आते ही उन दोनों को सारी बात बताई तो पहले उन दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ तापस ऐसा कर सकता है। वो किसी के साथ रिश्ते में था जिसकी भनक तक उन लोगों को नहीं लगी। समक्ष को देखकर निमित ने कहा, समक्ष तापस। समक्ष निमित की बात पूरी होने से पहले ही कहता है, उससे कुछ देर के लिए कृति के पास ही रहने दो। फिर उसने अर्पित को देखकर कहा, तुम भी अब घर जाओ और जाकर आराम करो, काफी टाइम से तुम हॉस्पिटल में हो, मैं और वन्या है यहाँ पर अब। फिर समक्ष ने निमित को देखकर कहा, तुम उससे जाकर मिलो, जो जरूरी है हमारे लिए। ये सुन तीनों सर हिलाकर वहां से चले गए। समक्ष वन्या को आगे ले जाने लगा कि वन्या के अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, हम कहाँ जा रहे हैं समक्ष? समक्ष ने वापस से वन्या का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों फंसाते हुए कहा, जहाँ ले जा रहा हूँ चुपचाप चलो, बिना कोई सवाल किए। ये सुन वन्या ने फिर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वन्या और समक्ष एक आइसक्रीम पार्लर पर खड़े थे जो रोड साइड था और ऊपर से मौसम भी काफी सुहाना था।
आज हवा भी थोड़ी तेज चल रही थी और बादल भी तैयार थे बरसने के लिए। वन्या अपने बाल बांधते हुए जो तेज हवा की वजह से लहरा रहे थे, हम यहाँ क्यों आए हैं समक्ष। समक्ष उसके बाल खोलकर कान के पीछे करते हुए कहता है, काफी टाइम से हॉस्पिटल का मरीजों वाला खाना देखकर तुम बोर हो गई होगी, इसलिए आज कुछ अलग खाते हैं जिससे तुम्हारा मन भी बदले और मूड भी। ये कहकर समक्ष ने शरारत से अपनी आई विंक कर दी। फिर समक्ष आइसक्रीम पार्लर वाले लड़के से कहता है, 2 चॉकलेट फ्लेवर। वन्या हैरान होकर कहती है, आपको मेरा पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर कैसा पता समक्ष। समक्ष आइसक्रीम लेते हुए कहते हैं, ऐसा बहुत कुछ है किटन जो मुझे पता है तुम्हारे बारे में और वो तुम्हें भी नहीं पता। वन्या ने ये सुन कुछ देर समक्ष को देखा, फिर कहा, समक्ष कृति की पूरी सच्चाई क्या है मुझे पता है, आपको सब पता है तापस और कृति के साथ क्या हुआ है। समक्ष आइसक्रीम वन्या को देते हुए कहता है, सारी सच्चाई तुम्हें खुद कृति ही बता देगी, वो क्या है ना जिस पर बीती है वो ज्यादा डिटेल में बता पाएगा। फिर वन्या दूसरा सवाल करती है, और मेरे उस सवाल का क्या जवाब है, क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे अगर कभी ऐसे हालात हमारे ऊपर आए तो। वन्या के सवाल पूछते ही बहुत जोर की बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वन्या बारिश को देख अपनी आइसक्रीम साइड में रख बारिश में भीगने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगती है। वही समक्ष उसे ऐसे देख आसपास देखता है तो इतनी तेज बारिश में वो रोड बिल्कुल खाली हो गया था कि समक्ष फिर कुछ सोच आइसक्रीम पार्लर वाले के आगे अपना कार्ड रख उसे वो पार्लर बंद करने को कहता है। वो पार्लर वाला शटर लगाकर अंदर चला जाता है। वही समक्ष वन्या को देखता है जो पूरी बारिश में भीग चुकी थी, उसकी भीगी कुर्ती उसके बदन से लिपटी हुई थी। इस वक्त वन्या का कव साफ दिखाई दे रहे थे। समक्ष भी अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलते हुए आगे बढ़ता है वन्या की तरफ। वो पीछे से जाकर वन्या की कमर को पर पकड़ बनाकर अपने करीब खींच लेता है उसे। वन्या जो भीगने में मगन थी, समक्ष के इस मूव से सिहर उठती है। समक्ष उसके कान को हल्का काट कर कहता है, तुम्हें मेरे जवाब चाहिए ना। अब मैं जो जवाब देने जा रहा हूँ ध्यान से सुना। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियां तू अब है, इस तरह ख्वाबों को भी जगह ना मिले। समक्ष ये गाने के बोल गाते हुए वन्या की गर्दन को चूमने लगता है। फिर आगे की लाइनें गाते हुए वन्या को अपनी तरफ घुमाकर उसकी कमर से उसे ऊपर उठाता है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। वन्या भी अपने हाथ खोल बारिश का मजा लेने लगती है और नीचे से अपने पैर फोल्ड कर लेती है। कभी तुझसे उतरूं तो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत। मैं हूँ बेठिकाना पनाह, मुझको पाना है तुझमें दे इजाजत। समक्ष आगे का गाना गाते हुए वन्या को ऊपर उठाते हुए ही 2 राउंड लेता है, फिर उसे नीचे लाकर उसके सीने पर डीप किस करने लगता है। ना कोई दरमियां, हम दोनों हैं यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। वन्या की पकड़ समक्ष के कंधों पर मजबूत हो जाती है। फिर समक्ष आगे की लाइंस गाते हुए वन्या के होठों को देखते हुए अपने करीब करता है और उसकी कमर से अपने हाथ ऊपर ले जाते हुए पीछे से वन्या के सर को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफ़र में तू मिला दे जिंदगी से। वन्या समक्ष इस वक्त रोड के बीच खड़े थे और उस पर ये बारिश इन दोनों के मूवमेंट्स को और रोमांटिक बना रही थी और साथ ही साथ समक्ष को और बहका भी रही थी। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफ़ा जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। समक्ष वन्या को किस करते हुए अब काटना शुरू कर देता है, जिससे वन्या को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने समक्ष को फिर भी नहीं रोका, क्योंकि आज समक्ष का ये जवाब सुनकर उसके सारे शक दूर हो गए थे। वही समक्ष वन्या को किस करते हुए उसकी पैरों को उठाकर अपनी कमर पर लपेट लेता है और उससे अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। समक्ष अपनी कार के पास पहुंचकर वन्या को पीछे वाली सीट पर लेटाकर उसे किस करने लगता है और अपने एक पैर से कार का दरवाजा बंद कर देता है।
जहां ये दोनों अपने रोमांटिक पलों को एंजॉय कर रहे थे, वही कोई और था जो इनके लिए खतरा बन इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 58, तापास की कड़वी बातें। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। निमित इस वक्त एक कैफे में बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। समक्ष ने उससे जिस काम के लिए भेजा था उससे वो हर हाल में पूरा करना था। तभी एक लड़की अपना चेहरा ढककर उस कैफे के अंदर आती है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है। तब उसकी नज़र निमित पर जाकर रुकती है। वो लड़की अपने साथ वाले लड़के को कुछ इशारा करती है, फिर निमित की तरफ बढ़ जाती है। निमित के सामने वाली कुर्सी पर बैठते ही वो अपने फेस से मास्क और कैप निकालती है और निमित को देखकर कहती है, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए मुझसे मिलने। मुझे तो लगने लगा था मैं कभी तापस भाई और आप सबसे मिल ही नहीं पाऊंगी। निमित स्माइल करते हुए, पहली बात मुझे भाई कह सकती हो, तुम तापस की बहन हो तो मेरी भी बहन हुई। और हाँ सोनी, अगर तुम पहले ही सब बता देती तो तुम्हें आज यहाँ छुपकर नहीं आना पड़ता। सोनी सर, मेरा मतलब है भाई, मैंने कोशिश की थी। मैं तापस भाई से मिलने और बात करने को अस्पताल गई थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मैंने समक्ष सर के एड्रेस पर लेटर सेंड किया और उन्हें अपनी सारी बात बताई और ये भी लिखा कि अगर वो मेरी मदद करना चाहता है तो आज मुझसे यहाँ आकर मिले। निमित सोनी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कितनी समझदार और बहादुर है मेरी बहन। मुझे यहाँ तुम्हारे समक्ष सर ने ही भेजा है। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें तापस से मिलवा दूंगा। सोनी कुछ बोलना चाहता थी लेकिन हिचक रही थी। निमित ये देखकर कहो क्या कहना चाहता है, घबराओ मत। सोनी, वो डैड को पता चल गया तो? निमित कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड अब कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी कुछ पुराने हिसाब हैं उनसे, तो वो चुकता करने के लिए तापस जरूर आएगा उस घर में तुम्हारी बात मानकर। सोनी, थैंक यू सो मच भाई, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। निमित, बड़े भाई को थैंक यू नहीं बोलते, अब तुम सुरक्षित घर जाओ और हाँ, अगली बार कभी रात में अकेले बाहर मत निकलना। सोनी ये सुनकर एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाती है और जाने लगती है। फिर पलटकर भागकर निमित की तरफ आती है, उससे गले लगाकर थैंक यू कहकर झट से भाग जाती है। निमित झल्ली फिर कहता है, तापस तुम कितने लकी हो कि तुम्हें इतनी अनमोल चीज बहन के रूप में मिली, वरना कहीं तो इस खुशी से अनजान ही रह जाते हैं सारी जिंदगी। फिर निमित अपने फोन में एक बहुत पुरानी तस्वीर को देखता है जो किसी बच्ची की थी। वो बच्ची उस पुरानी तस्वीर में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी उम्र का अंदाज लगाया जा सकता था, वो लगभग 1.5 या 2 साल की थी। निमित उस फोटो को छूते हुए कहता है, कहाँ हो तुम कबू? तभी एक वेटर निमित के पास आकर कुछ कहता है तो निमित झट से अपना वॉलेट बंद कर अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। सुबह का वक्त, वन्या की आंखें खुलती तो वो अपने चारों तरफ देखती है। वो इस वक्त हॉस्पिटल के किसी रूम में थी। फिर उसने अपने कपड़ों को देखा, इस वक्त उसने बाथरोब पहना हुआ था। वन्या को कल रात की सारी यादें याद आने लगती हैं, कैसे वो बीच सड़क पर रोमांस कर रहे थे। वन्या भी सारी शर्म लाज छोड़कर समक्ष के प्यार में खो गई। तभी वॉशरूम से समक्ष बाहर आकर कहता है, ज्यादा मत सोचो, मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा तुम्हें इस हाल में। वन्या सर उठाकर समक्ष को देखती है, फिर कहती है, मेरे कपड़े। समक्ष वन्या के आगे एक बैग करते हुए कहता है, ये लो कपड़े, जल्दी से तैयार होकर घर चलो। वन्या बैग लेकर, लेकिन जाने से पहले मैं कृति से मिलना चाहती हूँ। समक्ष उसकी इस बात पर सिर्फ हम कहता है। वही सुनीता जी सुबह होने से पहले से ही घर से निकली हुई थी, उनके साथ एक औरत और भी थी। वो लोग इस वक्त अस्पताल पहुंच गए थे। उस औरत ने रिसेप्शन से थोड़ी दूर खड़े होकर सुनीता जी से कहा, मैं तापस का रूम नंबर पूछती हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। सुनीता जी बस बेचैन नजरों से इधर उधर देख रही थी। उन्हें बस किसी भी हालत में तापस को देखना था, इसके लिए उन्होंने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। वही तापस के कमरे में कृति अभी भी उसके सीने से लगी बैठी थी और तापस उसके बाल सहला रहा था। उसने वैसे ही कहा, एक बार तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूंगा, तुम्हारे कहने पर भी तुम्हें रिहाई नहीं दूंगा। फिर अपने मन में तापस कहता है, और उन सबको भी सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है।
वही बाहर कॉरिडोर में सुनीता जी और वो औरत तापस के कमरे की तरफ बढ़ रही थी और वन्या और समक्ष भी। वो सब एक दूसरे के आमने सामने थे। वही कोई छुपकर सुनीता जी को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी समक्ष का फोन बजाता है और वो फोन पर बात करते हुए वन्या को आगे चलने का इशारा करता है और खुद पीछे ही रुक जाता है। वन्या थोड़ा आगे चलती है कि सुनीता जी उससे टकरा जाती है और गिरने ही लगती है कि वन्या उन्हें संभाल लेती है। दरअसल सुनीता जी काफी जल्दी में थी अपने बेटे से मिलने के लिए। वन्या उनके कंधों को पकड़कर कहती है, आंटी जी संभल कर। सुनीता जी बिना किसी पर ध्यान दिए, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। वन्या उनकी ये हालत देखकर कहती है, आंटी जी आप ठीक तो हैं ना, संभालिए अपने आप को। सुनीता जी वन्या का हाथ पकड़े हुए कहती है, प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा है, मैं बस एक बार उसे अपने गले से लगाना चाहती हूँ, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। ये कहते कहते सुनीता जी रो पड़ती है। वन्या उन्हें संभालते हुए कहती है, आंटी जी शांत हो जाएं पहले और बताएं आपका बेटा कहाँ है, मैं ले चलती हूँ आपको वहाँ। तो सुनीता जी कुछ बोल नहीं पाती और अपने साइड वाले गेट की तरफ इशारा कर देती है जिस रूम में तापस था कृति के साथ। वन्या को ये देखकर शौक लगता है। उसके दिमाग सबसे पहले बात यही आती है, क्या आंटी जी तापस की बात कर रही है, क्या तापस उनका बेटा है। फिर वन्या खुद में ही कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जहां तक मुझे पता है इन पांचों साक्ष, निमित, अर्पित, जीवन और तापस की कोई फैमिली नहीं, ये लोग कितने टाइम से अकेले रह रहे हैं। तभी समक्ष पीछे से आकर कहता है, वन्या इन्हें मिलने दो तापस से, ये तापस की माँ है, इनका हक बनता है। वन्या ये सुन शौक हो जाती है और हैरानी से समक्ष की तरफ देखने लगती है। समक्ष ये देख वन्या को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है तो वन्या सुनीता जी को अंदर कमरे में ले जाती है। जब सब अंदर कमरे में आते हैं तो सामने देखते हैं जहां तापस कृति को सोते हुए देख रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। तभी तापस सर घुमाकर देखता है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। सुनीता जी इस वक्त ममता भरी नजरों से तापस को देख रही थी। वही तापस की आंखें आग उगलने लगती है सुनीता जी को देखकर। सुनीता जी इतना खो गई तापस को देखने में कि उनका कृति पर ध्यान ही नहीं गया। सुनीता जी आगे बढ़कर तापस को गले लगाने ही वाली थी कि तापस ने गुस्से भरी आवाज में कहा, वही रुक जाए मिसेज खन्ना। सुनीता जी ने अपने कदम रोक लिए। ये सुनकर सुनीता जी वही रुककर कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, इतने साल बाद मैं तुझे देख पाई हूँ, बस एक बार मैं तुझे सीने से लगा लूँ, फिर मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। तापस इनफ मिसेज खन्ना, यहाँ आपका कोई बेटा नहीं है और आप मेरी माँ नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है तो आपकी सकती है। ये कहते हुए तापस के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुनीता जी ये सुन रो पड़ती है। आखिर कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसका अपना बेटा उससे अपनी माँ न माने। ये देखकर वन्या कहती है, तापस ये कैसे बात कर रहे हैं आप, वो आपकी माँ है, आप उनकी हालत देखें एक बार। तापस भाभी आप कुछ नहीं जानती तो कुछ मत कहिए, और अगर ये मेरी माँ है तो ये माँ उस वक्त कहाँ गई थी जब एक 10 साल के बच्चे को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, बीच सड़क पर उससे बचाने से मुंह मोड़ लिया था। उसी वक्त इनका वो बेटा मर गया था। अब ये जिससे मिलने आई है वो उनका बेटा नहीं है। सुनीता जी के सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठता है। ये सब सुनकर वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि कोई उन्हें आकर पीछे से पकड़ लेता है। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपना बैग पैक कर रहा था। इस वक्त उसने देव जैसे कपड़े डाले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर भी देव जैसा ही चेहरा लग रखा था। वो बिल्कुल देव कपूर ही लग रहा था। अगर बारीकी से भी दोनों में अंतर ढूंढे तो भी शायद ना ढूंढ पाए। फिर वो मिरर के आगे खड़ा होकर कहता है, आ रहा हूँ मैं वन्या कपूर सचदेवा, तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर से जहर घोलने। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ प्लीज लाइक एंड कॉमेंट।